मौलिक अधिकार हम लोग शुरू किए थे। मौलिक अधिकार हम लोग शुरू किए थे तो हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 15 तक को समझा था। आज का जो आर्टिकल है, ठीक है ना सर, इंग्लिश की क्लास कब चलेगी? इंग्लिश की क्लास, अच्छा, यूपी टेट में मैं इंग्लिश पढ़ाता था और वो क्लास जैसे ही रेगुलर हो जाएगा वैसे चलेगी आपकी इंग्लिश की क्लास, ठीक है। तो यूपी टेट वालों की जो इंग्लिश की क्लास है वो चलेगी। अभी अभी बाकी सब्जेक्ट की बात मत करिए। जैसे जहाँ भी इंग्लिश या फिर रीजनिंग में जहाँ भी पढ़ाता था चलेगा, ठीक है ना। अभी देखिए, पहले अभी पॉलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट की हमने शुरुआत किया था, और फंडामेंटल राइट की जो शुरुआत हुई थी, ऑफलाइन का कोई पता नहीं है। जैसे आपको कुछ नहीं पता वैसे हमको कुछ नहीं पता। मेरे अनुसार, पता नहीं है गलत भी हो सकता है, मेरे अनुसार ऑफलाइन अभी कम से कम 1 डेढ़ महीने चलने की कोई उम्मीद नहीं है मेरे अनुसार। अब वो डेटा नहीं है जहां तक मेरा दिमाग कह रहा है, अदरवाइज हो सकता है उसके पहले चले। तो हमने ये समझा था आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 15 तक हम लोगों ने बात को समझा था। आर्टिकल 15 देखिए, हमने कल आर्टिकल 15 समझा था। अब आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 एक दूसरे से बिल्कुल इंटरडिसिप्लिनरी मैनर में है। मतलब कहने का है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अलग करके नहीं समझा जा सकता। दीज बोथ आर्टिकल्स आर सेम। मतलब ये दोनों ही आर्टिकल जो हैं वो सेम हैं। कहने का मतलब क्या है कि आई एम नॉट सेइंग दैट दोनों आर्टिकल सेम है, दोनों अनुच्छेद सेम है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। इनका जो लिंक है वो एक दूसरे से बहुत गहरा लिंक है, बहुत गहरा प्रभाव है एक दूसरे का। बिल्कुल ही इंटरडिसिप्लिनरी मैनर में काम करता है। तो आर्टिकल 15 अगर आपको सही से समझ में आया है तो आर्टिकल 16 आपको सही से समझ में आएगा। इवन दो कि हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 15 एंड 16 is the crux of the article 14, means to say that article 15 and 16 is the एग्जाम्पल और अप्लीकेशन ऑफ द आर्टिकल 14। मतलब अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद जो 16 है वो अनुच्छेद 14 का ऐसे समझ लीजिए कि उदाहरण है, एक अनुप्रयोग है उसका एक। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि आर्टिकल 15 क्या था। तो 2 मिनट में मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ। आर्टिकल 15 क्या था जो हमने कल समझा था, और वो तुम लोगों ने क्या समझा था कि आर्टिकल 15 ये कहता है कि हर कोई व्यक्ति धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। उस हर कोई समान है, ठीक। और उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन, अपवाद बताए गए जो हम लोगों ने कल समझा था। अभी आर्टिकल 16 हमको समझना है, ठीक। लेकिन आर्टिकल 16 एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम रिजर्वेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले टुडेस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। आपके कैरियर में ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यही वो कारण होता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला जो स्टूडेंट होता है वो आईएएस बने या ना बने, लेकिन जब वो बोलता है तो उसके सामने कोई नहीं बोल सकता है। उसका कारण यह है कि उसको 10-12 सब्जेक्टों का ऐसा लिंक करके नॉलेज होता है जिसका अंदाजा ही नहीं है। तो वही उसको पता होता है। तो आर्टिकल 16 आज मैं आपको कुछ ऐसे ही अंदाज में बताऊंगा। सबसे पहले आप आज आर्टिकल 16 लिखेंगे। सभी लोग अपनी कॉपी निकालिए। आर्टिकल 16 को आपको लिखवाएंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आर्टिकल 16 क्या है, ठीक। तो लिखेंगे सबसे पहले। सबसे पहला, एक आर्टिकल 16 में कितने क्लॉज हैं। सबसे पहले आर्टिकल 16 यानी रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। तो आप हेड बनाएंगे रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। और ये नोट्स आपको गुम नहीं होना चाहिए। आप कोई से पढ़ेंगे, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, बेयर एक्ट हो, सुभाष कश्यप हो, कोई भी बुक हो, वहां पर इतना अच्छे से नहीं मिलेगा आपको, किसी भी बुक में इवन दो नहीं मिलेगा। तो आपका जो आज की क्लास है वो क्या है, सबसे पहले रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक। रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया मतलब भारत में आरक्षण, ठीक। भारत में आरक्षण की जो प्रणाली है उसको हमको समझना है। अब कौन से आर्टिकल से शुरू होता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 1, आर्टिकल 16 क्लॉज 2, आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 5। अब ये सारे आर्टिकल्स को हमको समझना है ध्यान से, और सारे आर्टिकल को लिख लेने और समझ लेने के बाद फिर मैं आपको रिजर्वेशन सिस्टम समझाऊंगा कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन क्यों दिया गया, जाति के आधार पर रिजर्वेशन कैसे था। किसी चाय की दुकान पर बोलना बहुत आसान होता है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन एक लॉजिकल ऑर्डर में बोलना कठिन होता है। तो आपको मैं आज इसका पूरा ब्रीफ नॉलेज दूंगा, और मैं लिखवाऊंगा भी कि किस हद तक आपको क्या आंसर लिखना होगा और आपको कैसे इसको समझना होगा। तो सबसे पहले आर्टिकल 16 क्लॉज 1 लिखेंगे आप।
आर्टिकल 16 क्लॉज 1, राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। मतलब आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ये बोलता है कि राज्य के अधीन नियोजन में, राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में आपको क्या लिखना है? राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। ये आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बोलता है। यानी व्हाट टॉक्स अबाउट आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कि एवरीवन इज सेम इन फ्रंट ऑफ लॉ। नो, मतलब ये बोलता है कि किसी भी मतलब किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय में एवरीवन इज सेम, हर कोई सेम है, ठीक है ना। अवसर की सबको समानता होगी, इक्वल टू अपॉर्चुनिटी होगी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी, ये आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बोलता है। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या बोलता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उत्पत्ति, जन्म स्थान और निवास के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं होगा। तो क्या बोलता है ये? धर्म, मूल वंश, ठीक, जाति, जन्म स्थान, ठीक, आदि के आधार पर, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। पहले आप लिख लेंगे, फिर हम समझेंगे अच्छे से इसको, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या बोलता है? कि राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या बोलता है? कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब में और सबको अवसर की समानता होगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद बनाए जाएंगे। अब कानून बनाकर निवास के किसी क्षेत्र के आधार पर बनाया जा सकता है, पिछड़े वर्ग को बनाया जा सकता है। ये पहला जो इसका अपवाद होगा, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ये बोलता है कि राज्य कोई भी नियम बनाकर जन्म स्थान के आधार पर छूट दे सकता है। जन्म स्थान के आधार पर छूट दे सकता है। अभी हम समझते हैं कैसे दे सकता है, के आधार पर छूट दे सकता है, ठीक। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बोलता है राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 ये बोलता है धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ये बोलता है कि जन्म स्थान के आधार पर छूट दिया जा सकता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये बोलता है कि अन्य बैकवर्ड क्लास को ना, इट इज नॉट सेइंग दैट बैकवर्ड कास्ट, जो भी बैकवर्ड क्लास होगा, बैकवर्ड क्लास, ठीक ना, उन्हें छूट दिया जा सकता है, उन्हें छूट दिया जा सकता है। ऐसे ही कन्फाइन लिखना है, पूरा कथा नहीं लिखना है, जैसे लिखवाया जा रहा है वैसे ही लिखो। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बोलता है राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 ये बोलता है धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 बोलता है कि जन्म स्थान के आधार पर कोई भी राज्य छूट दे सकता है, नियम बना सकता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये बोलता है बैकवर्ड क्लास को छूट दिया जा सकता है, यानी देयर इज अ प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लास, यानी बैकवर्ड क्लास के लिए विशेष प्रावधान दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 5 क्या बोलता है? कि धर्म अनुयायियों के लिए उनका जो सीट है वो रिजर्व होगा, विशेष प्रावधान किया जा सकता है। मतलब क्या है, अभी मैं समझाता हूँ एक एक चीज को। धर्म अनुयायियों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है ना। धार्मिक संस्थानों में, ऐसा लिख लो, धार्मिक संस्थानों में, धार्मिक संस्थानों में धर्म अनुयायियों के लिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल सब कुछ समझाया जाएगा। लेकिन कल लोग एकदम परेशान हो गया था कि लिखवाया नहीं जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा लिखवा दे रहा हूँ। बाकी मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं रहता हूँ कि लिखवाया जाए, मुझे ऐसा लगता है जैसे क्लास 12th की क्लास चल रही है। तो धार्मिक संस्थानों में धर्म अनुयायियों, ठीक है ना, के लिए विशेष प्रावधान होता है, के लिए छूट दे सकता है, छूट दिया जा सकता है, ठीक। और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 क्या बोलता है? मतलब व्हाट्स, ये दिख रहा है यहाँ तक? हाँ। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 क्या बोलता है? मतलब
आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए विशेष प्रावधान। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। अब ये ही है आपका आर्टिकल 16, यानी आर्टिकल 16 में कुल 6 क्लॉज हैं। अभी 4A और 4B में क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन पहले इतना समझ लो कि आर्टिकल 16 जो है वो असल में ये जॉब के बारे में बात करता है कि, और आर्टिकल जो 15 है वो एजुकेशन के बारे में बात करता है। यानी आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट द एजुकेशन एंड आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट द जॉब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल there are 6 articles, sub articles in article 16. The first is article 16 clause 1। पहला आर्टिकल 16 क्लॉज 1 है, राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 है, धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ये बोलता है जन्म स्थान के आधार पर छूट दिया जा सकता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये बोलता है कि बैकवर्ड क्लास को छूट देने का प्रावधान है, राज्य चाहे तो देगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये 5 ये बोलता है धार्मिक संस्थानों में धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष छूट दिया जाएगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 बोलता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए विशेष प्रावधान दिया जाएगा। यहां तक आपको कोई समस्या है क्या? आपने ये लिख लिया है? एक बार कमेंट दिखाइए। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? यहां तक इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? ऑफलाइन में चलेगी क्या सर? बार बार वही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? हमको क्या पता कब से चलेगी। नो सर, नो। ठीक है, ऐसे रहने दीजिए, कमेंट मत हटाइए। तो यहाँ तक हम लोग बात ये समझ गए हैं, ठीक है। वन डेयर एग्जाम में जो तुम लोग चाहता है वो यही है, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 से लेकर के आर्टिकल 16 क्लॉज 6 तक ऐसे दिया गया है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या बोलता है? राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता। अब इसको समझते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या बोल रहा है। क्या लिखा है ये? EWS मीन्स जनरल वाला नहीं। EWS का मीन्स जनरल वाला नहीं होता है, इसीलिए तो तुम लोग छोड़ो। तो 16 EWS का बिल्कुल मतलब जनरल कास्ट नहीं है। जितना भी लोग EWS का मतलब जनरल कास्ट जानता है वो गलत जानता है, उसका बिल्कुल मतलब जनरल कास्ट नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए, EWS का मतलब जनरल से कोई लेना देना नहीं होता। जन्म स्थान के आधार पर छूट, ये है आर्टिकल 16 से लेकर के आर्टिकल 16 क्लॉज 1 से लेकर के आर्टिकल 16 क्लॉज 6 तक। तो पहले इसको हम समझेंगे, ठीक है ना, कि क्या कहना चाह रहा है। ये 6 पॉइंट को हम ध्यान से समझेंगे। पहले ध्यान से सुनो, कमेंट करना बंद कर दो पहले। यहाँ ज्ञान बिल्कुल नहीं देना है, ज्ञानी पुरुष जितना भी लोग है बिल्कुल ज्ञान देना बंद कर दो। तो यहाँ पर ये 6 आर्टिकल, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये एक ही आर्टिकल के 6 क्लॉजेज हैं जिसको हमको समझना है। आप ध्यान से पहले बात को समझो, ये 6 बात क्या है, ठीक। अगर सिर्फ और सिर्फ तुमको ये लिखवा दिया जाए और याद करवा दिया जाए उससे कुछ नहीं होगा। इसको ब्रीफ एकदम समझना है हमको कि रिजर्वेशन सिस्टम एक्चुअली है क्या इंडिया में और कैसे वो फॉलो अप होता है। सबसे पहले ऐसे समझो कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को इंटरडिसिप्लिनरी किस आधार पर कहा जा रहा है। मतलब आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इंटरडिसिप्लिनरी कौन सा ऐसा आधार है जिस आधार पर हम ये बोल दे रहे हैं कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इंटरडिसिप्लिनरी है। यानी वो कैसे ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी जैसा है, वही बात को ध्यान से समझना है। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इंटरडिसिप्लिनरी इस आधार पर है क्योंकि ये दोनों ही आर्टिकल 14 का एक अनुप्रयोग है, दोनों ही आर्टिकल 14 का एक उदाहरण है। आर्टिकल 14 का एक अनुप्रयोग कैसे हो गया या आर्टिकल 14 का एक उदाहरण कैसे हो गया? तो हमने ये समझा कि सर आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। और अगर राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर एक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है या विधियों का समान संरक्षण है। अब वो विधि के समक्ष जो समान है या उसमें हमने ये समझा था भारत में टोटल इक्वलिटी है ही नहीं, यहाँ पर रैशनल या अनुपातिक समानता है। यानी यहाँ पे रैशनल इक्वलिटी या अनुपातिक समानता की बात की गई है, ठीक है, ये बात समझ में आता है। फिर हम जैसे ही उसके अगले आर्टिकल में जाते हैं, आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में, तो आर्टिकल 15 में वो हर वो डाउट दूर करता है शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है, और आर्टिकल 16 में हम जब जाते हैं तो वो हर वो डाउट दूर करता है जो जॉब से रिलेटेड है, जो नौकरी से रिलेटेड है। आर्टिकल 15 और 16 में सिर्फ अंतर इतना है
कि आर्टिकल 15 जो है वो बताता है कि एजुकेशन सिस्टम में कैसे छूट होगा या एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा, और आर्टिकल 16 जो ये बताता है कि जॉब का क्रिएशन कैसे होगा। तो ये बात हमेशा ही याद रखना कि आने वाले समय में या कभी भी अगर कभी ऐसा होता है कि वो लोग कोई भी छूट या किसी भी चीज का विशेष प्रावधान देने की मांग करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो अगर वो शिक्षा से रिलेटेड करेगा यानी एजुकेशन से रिलेटेड बात करेगा, तो हमेशा ही कौन से आर्टिकल में उसको जाना होगा, आर्टिकल 15 में। लेकिन वो अगर जॉब से रिलेटेड बात करेगा यानी वो नौकरी से रिलेटेड बात करेगा, तो कौन से आर्टिकल में हमको जाना होगा, आर्टिकल 16 में। पहले ये बात समझ में आना आना चाहिए। अब आर्टिकल 16 जो बात करता है वो किसकी बात करता है, राज्य के अधीन नियोजन। ये राज्य का अधीन नियोजन का मतलब क्या होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल मगअप है, बहुत ही ऐसे समझ लो कि पूरा रिजर्वेशन सिस्टम ही इसी आर्टिकल पे टिका हुआ है। और हम सब समझेंगे कि कैसे किसको आरक्षण किसको किस आधार पर दिया गया। तो सबसे पहली व्यवस्था क्या बनाई गई कि राज्य के अधीन नियोजन में हर किसी को अवसर की समानता है। क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब ये है कि अगर राज्य कोई भी नौकरी निकालेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई भी नौकरी निकलती है, मध्य प्रदेश पुलिस की कोई नौकरी निकलती है, छत्तीसगढ़ पुलिस की कोई नौकरी निकलती है, या किसी भी स्टेट की कोई भी नौकरी निकलती है, इवन दो सेंट्रल की कोई भी नौकरी निकलती है, तो वहां हर किसी को समान अवसर दिया जाएगा। समान अवसर का मतलब यह है कि उसको धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग आदि के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल क्लॉज 1 और 2 का मतलब ही यही है। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 2 का यही मतलब है कि राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। का मतलब यह है कि राज्य के अधीन में जितना अवसर आएगा सबको समान रूप से दिया जाएगा, उसमें ना कोई कम होगा और ना ही कोई ज्यादा होगा। इसका मीनिंग यह है कि वहां पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और किसी भी आधार पर उनको कम नहीं किया जाएगा, कम नहीं आका जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा, सभी को आगे जाने के लिए मौका दिया। आर्टिकल ये पहला और दूसरा लाइन ये बोलता है। अगर ये पहला और दूसरा लाइन ये बोलता है तो उसी का अपवाद करते हुए तीसरा लाइन ये कैसे बोल सकता है? ये कैसे ऐसा हो सकता है कि जन्म स्थान के आधार पर आप छूट दे देंगे, मतलब कहने का रेजिडेंस के आधार पर आप छूट दे देंगे। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनो। इसका मतलब ये है कि देखो बहुत सारे जो है ना वो बीमार है, मतलब अब कुछ लोग आक्रोश में आ जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ लोग आक्रोश में आ जाएगा का मतलब क्या है कि जैसे हर कोई अपने राज्य की बुराई नहीं सुन सकता, तो मैं एक बात की हमेशा, मैंने कल भी कहा था कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए लॉयल्टी जो होता है वो फेक होता है। यानी ब्यूरोक्रेट्स को कभी अपनों के अलावा किसी के लिए लॉयल होना ही नहीं चाहिए। लॉयल्टी इज फेक फॉर ब्यूरोक्रेट्स। किसी भी आईएएस अधिकारी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए वो किस जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग या फिर कहाँ का है वो और किस राज्य का है। वो सिर्फ एक भारत का एक ऐसा इंसान है जो नौकरशाही अंदाज में पूरे भारत को सुधारने के लिए आईएएस ऑफिसर है। इसमें वही है जो क्रांति जिसकी वजह से पूरा देश चलता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसको अपने राज्य से भी ऊपर उठ करके सोचना होगा। राज्य से ऊपर उठ करके सोचेगा तो क्या सोचेगा, तब ऊपर उठोगे तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 तुम समझ पाओगे। अगर नहीं सोचोगे तो तुम कीमत पर नहीं समझ पाओगे। तुम ऐसे समझो कि अभी तुमने ये कहते हुए सुना होगा कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार का लोग होता है वो हर जगह बहुत ही आगे होता है। अब आपको मैं यकीनन ये बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश बिहार का जो लोग होता है, अब मैं किसी राज्य की बुराई अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आईएएस का कोई राज्य नहीं होता है, वो भारत का एक नागरिक होता है। तो हमने ये बात को समझा कि ये ऐसा बोलता है, लेकिन आप ऐसे समझो कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, इवन तो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है। तो यहाँ मतलब कहना है कि स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का नहीं है, नहीं तो मैं ले लेता। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि जैसे बिहार है, जैसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े राज्य, बीमारू राज्य दिया है, बहुत ही पिछड़ा राज्य, बहुत ही बीमारू सा राज्य है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो ऐसा है। जो सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां का लोग ऐसा है, वहां का सरकार ऐसे काम करता है। मतलब लोग कैसे ऐसा है, लोग ऐसा है कि यहाँ पर उनका 100 करोड़ का, 125 करोड़ का, 1000 करोड़ का बजट पास हो रहा है, बजट पर ध्यान ना जाने के बाद उनको शाहीन बाग पर ध्यान रहेगा। यूपी बिहार में या ऐसे बहुत जगह पर लोगों का जो राजनीति का केंद्र ही है वो जाति प्रथा है, धर्म है, तो उसके ऊपर वो सोच ही नहीं पाता है, तो विकास कहाँ होगा, कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसे कुछ राज्य हैं जिनको अपना विकास करने के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में दे दिए गए हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्जाम हो रहा है, सीजीएससी का एग्जाम हो रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्जाम हो रहा है, और छत्तीसगढ़ पीसीएस अगर इस बात पर ये सोचे, राज्य अगर ये चाहे कि नहीं हमको इसमें से 100 सीट है और इस 100 सीट में जो 50 सीट होगी वो छत्तीसगढ़ वालों के लिए होगी
और जो 50 सीट होगी वो हर एक कैंडिडेट के लिए होगी, तो क्या वो ऐसा विशेष प्रावधान कर सकता है? कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि राज्य चाहे तो किसी भी इंसान को उसके राज्य या जन्मस्थान के आधार पर विशेष छूट दे सकता है। ये बात लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ पीसीएस का अगर एग्जाम है और उसमें 100 सीट है, तो वो 50 सीट जो है वो यूपी वालों के लिए रिजर्व कर सकता है, सॉरी छत्तीसगढ़ वालों के लिए रिजर्व कर सकता है, या फिर वो क्या नाम है, उनको छूट दे सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। मतलब कहने का है कि ये आरक्षित कर दी गई इतनी सीटें जो किसके लिए हैं, तो आंसर है कि वो छत्तीसगढ़ वालों के लिए हैं। सेम ऐसे हुआ जैसे मान लो कि बिहार में कोई भी जॉब निकला हुआ है, और चूंकि बिहार जो है वो पिछड़ा हुआ राज्य है, बहुत सारा राज्य पिछड़ा हुआ राज्य है, तो चूंकि ये कुछ पिछड़े हुए राज्य हैं, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 500 सीट निकला हुआ है, तो इन्होंने 200 सीट आरक्षित कर दी है, किसके लिए, बिहार वालों के लिए, और बची 200 सीट उन्होंने किसके लिए कहा है, उसमें कोई भी फाइट कर सकता है। मतलब इस बात को समझो कि क्या ऐसा किया जा सकता है। यहाँ तो नौकरी में हर किसी को अवसर की समानता है, आर्टिकल पहला यही बोलता है, 16 क्लॉज 1 तो यही बोलता है, अवसर की समानता है। लेकिन चूंकि ये राज्य पिछड़े हुए हैं, और चूंकि ये राज्य पिछड़े हुए हैं का मतलब क्या है कि इनको हम ऐसे ही समान नहीं कह सकते हैं। इनको अगर हमने अवसर की समानता का दर्जा दे दिया तो इनके इनके लिए इनजस्टिस हो जाएगा, इनके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले इनको बराबर तो लेकर के आओ। पता चला कि बिहार में 500 सीट निकला हुआ है, और ये 500 का 500 आदमी में एक भी इंसान बिहार का नहीं है, सब बाहर का ही लोग सिलेक्ट हो गया, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि बिहार को अवसर मिल ही नहीं सका। तो पहले उनको आगे उठाने के लिए हमको क्या करना होगा कि रैशनल इक्वलिटी यानी अनुपातिक समानता के तहत कुछ सीटें रिजर्व करनी होंगी। अगर वो कुछ सीटें रिजर्व नहीं होंगी तो क्या होगा कि सारा का सारा बाहर वाला ही यहाँ पर ले लेगा। अब जैसे ऐसे समझिए, इस बात को समझ में आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, तो क्या ये कंपलसरी है? नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। केंद्र इसमें हस्तक्षेप कर सकता, तो अगर वो केंद्र सूची का विषय है तो केंद्र हस्तक्षेप करेगा, अगर वो राज्य सूची का विषय है तो उस पर केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। समवर्ती सूची का विषय है तब उसमें वो केंद्र और राज्य दोनों हस्तक्षेप कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि राज्य इस बात को खुद तय करेगा। और कौन है राज्य, तो हमने वो परिभाषा समझा था आर्टिकल 12 में, तो इस बात का खुद ये निर्णय करेगा कि क्या उसको छूट देना है या उसको छूट नहीं देना है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में अगर 400 सीट निकल रही है तो उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब ये वहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका निर्णय लेता हो, ये उनका अधिकार है। वो कुछ सीटें राज्य उस पर फिक्स कर सकते, नहीं उसमें यूपी वाला ही फाइट करेगा, बची हुई सीट पर कोई भी फाइट कर सकता है। आधार क्या बताया उन्होंने, उस राज्य का आधार बताया। कौन से आर्टिकल का यूज किया, आर्टिकल 16 का यूज किया। यानी आर्टिकल 16 ये बात तो बोलता है कि राज्य के अधीन नियोजन में सभी को अवसर की समानता है, लेकिन वो ये बात भी बोलता है कि किसी क्षेत्र में रोजगार पाने का शर्त बनाया जा सकता है निवास के आधार पर, मतलब किसी भी को निवास के आधार पर, जन्म स्थान नहीं, निवास के आधार पर यहाँ बनाया जा सकता है। और अगर ये बनाया जा सकता है तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश वालों को अगर कोई भी फॉर्म निकल रहा है तो उत्तर प्रदेश का लिए सीट रिजर्व की जा सकती है। इस बात को समझिए, यानी इस बात को आपको समझना होगा कि सच यही है। अब क्या ऐसा सर जो डेवलप्ड राज्य है वो ऐसा कर सकता है, तो ऐसा करेगा ही नहीं। जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां का लोग गवर्नमेंट जॉब कम करना चाहता है। गवर्नमेंट जॉब कम क्यों करना चाहता है, इवन तो वो लोग मजाक उड़ाता है जो भी गवर्नमेंट जॉब करता है, मतलब हर किसी का नहीं उड़ाता है। आईएएस अधिकारी का तो इस पूरे भारत में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया है जो मजाक उड़ाए, लेकिन बाकी जो छोटे मोटे जॉब हैं इनका वो लोग मजाक उड़ाता है। क्यों? उसका कारण वो ऐसा ही डेवलप है ना, लेकिन वो दे सकता है नहीं है। कहने का मतलब है कि जितना भी डेवलप्ड स्टेट है या जितना भी डेवलपिंग स्टेट है, वो दोनों ही स्टेट अगर चाहेगा तो निवास के आधार पर इंसानों को छूट दे देगा, नागरिकों को छूट दे देगा, और वहां पर उनके लिए सीट क्या हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी। ये बात समझ में आया होगा, आई होप सो कि समझ में आया होगा। अब चलते हैं सर कि आर्टिकल ये चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इसको समझाने में बहुत समय लगेगा, इसको मैं अभी स्किप करता हूँ, इसके बाद इस पर आऊंगा। इसके पहले मैं पांचवा समझाता हूँ, फिर चौथा और छठवां आपको एक मैं साथ समझाऊंगा, जो बहुत बड़ा मुद्दा है। असल में आरक्षण का मुद्दा यही है। एक बात को हमेशा याद रखना कि यहाँ पर निवास के आधार पर छूट दे सकता है, इसका छूट का मतलब ये नहीं कि उसको रिजर्वेशन दे देगा। अब वो चाहे तो रिजर्वेशन दे, चाहे तो कुछ और भी दे सकता है। देखो, छूट या विशेष प्रावधान का मतलब रिजर्वेशन नहीं होता है, कभी नहीं होता है। मतलब कुछ लोग ये समझता है कि छूट या विशेष प्रावधान का मतलब रिजर्वेशन ही होता है, गलत है, ऐसा नहीं होता है। वो एक मेथड है रिजर्वेशन, उसमें कई सारे मेथड हो सकते हैं। मिड डे मील हो सकता है, विशेष वहां किया जा सकता है, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं जिस
तो इसको ये नहीं समझ लेना है कि रिजर्वेशन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है रिजर्वेशन, ये बात याद रखना, रिजर्वेशन शब्द है ही नहीं। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि हमको ये समझना है कि पहले ये पांचवा लाइन क्या है, पहले ये समझते हैं, फिर चौथा और छठवां एक्सप्लेन समझेंगे। तो पांचवा लाइन ये है कि धार्मिक संस्थानों में धर्म अनुयायियों को विशेष छूट दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, भारत का जो कंट्री है ना, वो एक, उसका जो सेकुलरिज्म का सिद्धांत है, मतलब जो उसका क्या बोलते हैं सेकुलरिज्म को हिंदी में, वही मैं बता दूंगा इसकी हिंदी। तो भारत का जो सेकुलरिज्म का सिद्धांत है, यानी जो इसका सेकुलरिज्म का सिद्धांत है, वो इसी आधार पर टिका ही हुआ है कि यहाँ पर जो रिलीजन है वो लोगों के धमनियों में निवास करता है। यानी यहाँ की जो धर्म परंपरा है, वो धर्म परंपरा में आप इस बात को समझिए कि जो भारत का धर्म है ना, वो भारत का धर्म, यानी भारत क्या बनाता था, तो लोगों को गॉड बनाता था। और किसको गॉड बनाता था? तो कहने का मतलब है कि जो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। आप पढ़ेंगे इतिहास में कभी, मतलब सर आपको पढ़ाएंगे, पढ़ा भी रहे हैं, तो आप वहां पढ़ेंगे कि भारत का जो धर्म था, उस धर्म का मतलब ये नहीं था कि हम जो कर रहे हैं उस धर्म का मतलब ये था जिसको धारण किया जा सके, जिसका अनुपालन किया जा सके। अब उसमें कुरीतियां तो हर जगह होती हैं, वो अलग बात है, छोड़िए, बहरहाल कुछ लंबा ही हो जाएगा। तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब है कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है, वहां पर ये बात ये बोलता है कि भारत का जो नागरिक है वो अपने रिलीजन से पूर्णतः अलग नहीं हो सकता है। उसमें इक्वी डिस्टेंस नहीं है, उसमें प्रिंसिपल डिस्टेंस है, सैद्धांतिक दूरी है। उनके बीच में इक्वी डिस्टेंस नहीं है, एक बराबर का अंतर नहीं है, उनके बीच में एक सैद्धांतिक अंतर है। और वो सैद्धांतिक अंतर आधार पर ये हम कह सकते हैं कि मान लो, एक सिचुएशन को समझो, ऐसे तुम समझ लो कि मान लो उज्जैन का कोई एक शिक्षण संस्थान है, महाकालेश्वर का कोई एक शिक्षण संस्थान है। अब वहां पर क्या, अगर मान लो तुम ऐसे समझो कि महाकालेश्वर का कोई शिक्षण संस्थान है, या कोई मान लो कि मदरसा है, मान लो कोई मदरसा है, या फिर मान लो कोई शिक्षण संस्थान है, किसी का भी कोई शिक्षण संस्थान है। तो ऐसे तुम समझ लो कि अगर इस मदरसे में किसी भी एक हिंदू को ले आया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत करेगा ही, लेकिन अगर एक हिंदू को ले आया जाए और उसमें उसको हेड बना दिया जाए, तो आप बताइए कि क्या वहां पर आने वाला लोग उसके साथ सामंजस्य, हारमोनी मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके साथ वो हारमोनी मेंटेन कभी नहीं कर सकता है। इवन तो कि वो निर्भर करता है इंसान इंसान पर, लेकिन हम इंसान इंसान को कैसे देखने जाएंगे? तो हमें लॉ तो बनाना ही होगा ना। और यहाँ पर मान लो कोई एक हिंदू का कोई भी शिक्षण संस्थान है, और वहां पर किसी हम मुस्लिम को लेकर के आए हैं, या फिर किसी ईसाई को लेकर के आए, किसी क्रिश्चियन को लेकर के आए, तो क्या वो उनके बीच में हारमोनी मेंटेन कर पाएगा? नहीं, हारमोनी मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये एक दूसरे में हारमोनी मेंटेन कर पाए, सामंजस्य बना पाए, दैट्स वाई यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि धार्मिक संस्थानों में धर्म अनुयायियों को विशेष छूट दिया जाएगा कि आपका जो धार्मिक संस्थान है, जो आपका ट्रस्ट है, या फिर जो आपका मदरसा है, उसमें आपके ही धर्म का कोई भी लोग रहेगा। मतलब क्या है कि अगर वो हिंदू धर्म का कोई भी ट्रस्ट है तो उसमें हिंदू धर्म के लिए विशेष छूट है, अगर वो मुस्लिम धर्म का कोई भी ट्रस्ट है तो उसमें मुस्लिम धर्म की विशेष छूट है, अगर वो क्रिश्चियन का है तो क्रिश्चियन का है, जो भी धर्म है उसके लिए वो विशेष छूट देता है। कौन? आर्टिकल 16 देता है, और उसका ये वाला पॉइंट देता है। यानी इसका मतलब क्या है कि धार्मिक संस्थानों में, जो जितने भी धार्मिक संस्थान होंगे, उसमें क्या है कि धार्मिक लोगों को, धर्म अनुयायियों को, वो जो को विशेष छूट दिया जाएगा। समझते हैं? ये बात हम समझ गए। तो आपको हमने कितनी बातें समझाई? तो हमने आपको सबसे पहला पहला, दूसरा और पांचवा पॉइंट समझा दिया। अब चौथा पॉइंट हमको समझना है, और ये चौथा पॉइंट ही बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, और ये बहुत एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा ही कंटेम्प्रेरी मुद्दा होगा। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी हमेशा ही इससे क्वेश्चन उठाएगा, और हमेशा ही इससे क्वेश्चन पूछेगा, जब तक भारत में जातिवादिता पूरी तरह से नहीं खत्म हो जाती। और जातिवादिता पूरी तरह से कब खत्म होगी, का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। अपने जन्म में तो नहीं हो पाएगा, हो सकता है आने वाले जन्म में हो जाए। तो ये बात तो समझ में आता है, क्योंकि जितना लोग शिक्षित होगा उतना ज्यादा वो अपने जाति से दूर जाएगा, और जितना कम लोग शिक्षित रहेगा उतना मानता ही रहेगा। और अभी शिक्षित होना, सबको शिक्षित कर दिया जाए, इसके लिए लंबा समय है। तो सबसे पहले पांचवा, चौथा और छठवां पॉइंट हमको समझना है। तो सबसे पहले क्या कहा गया? पहले ये इतना पॉइंट समझ में आया, एक, दो, तीन और पांचवा पॉइंट, कमेंट दिखाइए। क्या ये तक पॉइंट समझ में आया है? यहाँ तक बोलिए, उसके बाद हम यहाँ पर चलें। क्या लिखा है आपने? पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, हाँ, तो क्या करें इसमें? पंथ निरपेक्ष का मतलब, धर्म का मतलब, अब इसमें धर्म का मतलब पंथी है। आवाज ठीक नहीं आ रही है। सेकुलर मीन्स, हाँ 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 हाँ, पंथ निरपेक्ष होता है सेकुलर का मतलब। ठीक 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 ठीक। ठीक है, धन्यवाद। जी सर, जी सर।
यस सर आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? एक बार डाउट, अगर कोई डाउट हो तो डाउट जल्दी से पूछिए एक बार। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। इफ यू हैव एनी डाउट, यू हैव एनी डाउट? श्वेता सिंह, नो डाउट सर। सर ये केवल यूपीएससी में ही पूछा जाएगा? अरे यार, पहला वीडियो नहीं देखे हो तुम? पहला वीडियो देखकर यूट्यूब पर पहले पढ़ा है, उसमें बताया गया है किसके एग्जाम में आएगा ये, उसमें सब कुछ बताया गया है। पहले दिन से आप क्लास में नहीं आते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम आपको हो रही है बस। ऐसा नहीं है कि वहीं पूछा जाएगा। ऐसा भारत का कोई भी एग्जाम जो है जिसमें इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है, वो इस व्हाइट बोर्ड से बाहर नहीं होगा, बस ये जान लीजिए। पूरे इंडिया में आने वाला कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, चाहे जो टीचर, चाहे जो इंस्टीट्यूट, चाहे जो किताब, चाहे जहां से क्वेश्चन बना लेगा, इस व्हाइट बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है बस। और कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, चलिए। तो अभी देखिए, ठीक है ना, ये सिर्फ यूपीएससी में नहीं आएगा, मैं सिर्फ नाम छोड़िए। तो अभी ये हो गया कि अब हम ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, बैकवर्ड क्लास का मतलब क्या है। पहले ये बात को समझ लो, और इस बात को समझ लोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस बात को तुम्हें समझना होगा कि इसका मतलब क्या है, यानी क्या रेलिवेंस है, और ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, इस बात को हमको पहले समझना होगा, ठीक है ना। तो अब आर्टिकल 4 में बैकवर्ड कास्ट नहीं लिखा हुआ है, जो तुम लोग सुनता होगा ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट। असल में यहाँ पर आर्टिकल 16 में बैक क्या है वैसे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेकुलर। अब ये वो लोग हैं, प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा, आप एक काम करिए कि आप पहला वीडियो देख करके आइए, यूट्यूब पर लिखा हुआ है पहला देख करके। सुनील मिश्रा, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। हाँ, बताने के लिए धन्यवाद आपका, ठीक है। पहला वीडियो तुम लोग देखा नहीं है ना, इसलिए पूछता रहता है। पहला वीडियो देखिए, यूट्यूब पर दिया हुआ है, वो देखिए, हर एग्जाम में आएगा भाई। पहला देखते नहीं हो, बीच में आ जाते हो। फिर देखो चौथा लिखा हुआ है बैकवर्ड क्लास। छोड़िए, तो बैकवर्ड क्लास उन्हें विशेष छूट दिया जा सकता है। अब ये दिया हुआ है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अपने पूरे के पूरे संविधान में, अभी लिखना बंद कर दिया, पूरे के पूरे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, अब मेरी बात को ना, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा, नहीं कभी समझ में नहीं आएगा। कभी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वहां पर एक विशेष जाति के लोगों को छूट दिया जाएगा, लिखा ही नहीं है ये। मतलब ये लिखा ही नहीं है आर्टिकल 16 में कि एक विशेष जाति के लोगों को, यानी पिछड़ी जाति के लोगों को छूट दिया जाएगा। वहां पर कास्ट शब्द का जिक्र है ही नहीं। अगर सर कास्ट शब्द का जिक्र है ही नहीं, तो लोग फिर ये कैसे बोलता है कि बाबा अंबेडकर साहब ने बना दिया कास्ट शब्द का। एससी एसटी के लिए तो हम समझ ही गए विशेष प्रावधान है, आर्टिकल 15 में ही समझ गए हैं कि वहां पर उनके लिए विशेष प्रावधान है, शिक्षण संस्थान में विशेष प्रावधान है, ठीक। अब ये बात तो हम समझ ही गए हैं। लेकिन इस बात को समझो कि यहाँ बैकवर्ड कास्ट का बिल्कुल मतलब नहीं है, बैकवर्ड क्लास का बिल्कुल मतलब नहीं है बैकवर्ड कास्ट, ये मतलब नहीं था, ठीक। जैसे शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इसमें क्या हुआ कि वहां पर यह बताया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड क्लास। ये जो अनुच्छेद में लिखा हुआ है बैकवर्ड क्लास, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है, और इसका कैसे मीनिंग बनेगा। तो इसमें एक आयोग बनाया गया, काका कालेलकर आयोग। और वो आयोग कब बनाया गया? 1953 में एक कमिटी का निर्माण किया गया, और उस कमिटी ने अपना निर्णय सुनाया कि देखिए, अब वो जो कमिटी थी 1953 में, जो कमिटी बनाई गई, जिसको हम कालेलकर कमिटी कहते हैं, या हिंदी लिख देता हूं मैं, ऐसे तो लिखा जाएगा, हाँ, इसको हम कालेलकर कमिटी कहते हैं। इस कालेलकर कमिटी ने अपनी सिफारिश दिया, लेकिन इसमें कुछ रुचि नहीं लिया लोगों ने। मतलब 1953 में पहली कमेटी बनाई गई इस बात को पता करने के लिए कि ये जो लिखा हुआ है बैकवर्ड क्लास, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। यानी यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है उसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है। इसके लिए सबसे पहले जो कमेटी बनाई गई, वो कमेटी कालेलकर कमेटी बनाई गई, यानी कालेलकर आयोग बनाया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग को जानने के लिए कालेलकर आयोग बनाया गया। लेकिन इनकी जो सिफारिश थी, यानी इनकी जो बात थी, वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुई नहीं, मतलब कोई इतना संज्ञान में लिया नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि 1979 में 1 जनवरी को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। यानी 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग बनाया गया, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमेटी बनाया गया। और वहां पर उस कमेटी को हम क्या कहते हैं? बीपी मंडल। अब ये बीपी मंडल यहाँ के हेड थे, उन्हीं के कारण इस कमेटी का नाम जो दे दिया गया, वो दे दिया गया मंडल कमेटी या मंडल आयोग।
मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि यहाँ पर जो चौथी लाइन में लिखा हुआ है कि बैकवर्ड क्लास को विशेष छूट दिया जाएगा, तो कौन है बैकवर्ड क्लास, हु इज दिस बैकवर्ड क्लास? तो इसको जानने के लिए सबसे पहली कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी को 1953 में गठन किया गया, और इस कमेटी में यह बताया गया कि भैया, और इस कमेटी का नाम क्या था, काका कालेलकर। अब इसको उतना संज्ञान में लिया ही नहीं गया, उसको एक सेकंड कमेटी को रिफर किया गया, और जो सेकंड कमेटी थी जिसको 1979 में ये विशेष दर्जा मिला, और उस कमेटी के जो हेड ऑफ मेंबर थे उनका नाम था बीपी मंडल। और ये सेकंड कमेटी बनाई गई, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया जिसमें बीपी मंडल उनके हेड थे, जिसके कारण इस आयोग को हम बीपी मंडल आयोग भी कहते हैं। अब इस बीपी मंडल आयोग ने, कमेटी क्या होती है सर, कमेटी का मतलब क्या होता है, समितियां क्या होती हैं? तो तुम ऐसे समझ लो कि जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जैसे फाइनेंस कमीशन है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम, बहुत सारा काम होता है, तो छोटे छोटे काम करने के लिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक छोटा सा ग्रुप बना, उनको उतने ही समय के लिए बनाया जाता है जब तक वो उसका काम होता है, जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा उनको स्किप कर दिया जाता है। तो कमेटी एक विशेष काम के लिए बनाई गई एक संस्था जैसी होती है, ये बात को पहले समझो। तो बीपी मंडल में, बीपी मंडल का जो कमेटी बनाई गई 1979 में, इन्होंने सरकार को अपनी ये सिफारिश दिया कि देखिए, भारत में जो बैकवर्ड क्लास है, ध्यान से सुनना, भारत में जो बैकवर्ड क्लास शब्द लिखा हुआ है, यानी बैकवर्ड जो क्लास शब्द लिखा हुआ है, उसका मतलब यहाँ पर है बैकवर्ड कास्ट। यानी इन्होंने कहा कि भारत के संविधान में बैकवर्ड क्लास जो लिखा हुआ है, असल में उसका सही मीनिंग जो है, वो सही मीनिंग है अदर बैकवर्ड कास्ट। और यहाँ इन्होंने ये बताया कि 3743 कुल ऐसी जातियां हैं, इन्होंने एक दो नहीं, 3743 ऐसी कुल जातियां हैं, जिसको इन्होंने ये बताया कि 3743 जातियां जो हैं, जिनको पिछड़ा वर्ग कहा जा सकता है। यहाँ पर ये है पिछड़ा वर्ग, कुछ लोग हिंदी में लिख देता हूँ, नहीं कुछ लोग अभी यहाँ हिंदी बात बनने लग जाएगा, इसको कहेंगे पिछड़ी जाति, ठीक है ना, पिछड़ी जाति। तो मंडल आयोग ने क्या सिफारिश दिया, तो मंडल आयोग का जो सिफारिश था, वो सिफारिश ये था भैया कि बैकवर्ड क्लास यानी जो पिछड़ा वर्ग है, वो पिछड़े वर्ग का मतलब क्या है, उस पिछड़े वर्ग का मतलब है बैकवर्ड कास्ट, यानी पिछड़ी जाति। पिछड़ा वर्ग था कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में, लेकिन बीपी मंडल ने ये बताया, क्या बताया, कि यहाँ पर भारत में पिछड़ी जो जातियां हैं, असल में वही पिछड़ा वर्ग है। और इन्होंने इसके पीछे तर्क ये दिया कि भारत जो ऐसा देश है जहां पे जाति के आधार पर लोगों को बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड किया गया है, उनका एवोल्यूशन किया गया है, और वही कारण इन्होंने देते हुए, अपना तर्क देते हुए इन्होंने कहा कि 3743 ऐसी जातियां हैं जो क्या कहलाती हैं, जो पिछड़ी जातियां कहलाती हैं, और यही पिछड़ी जाति असल में कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब बताती है कि यही है पिछड़ा वर्ग। यानी भारत में पिछड़े वर्ग का जो आधार इन्होंने बताया, वो आधार क्या बताया, पिछड़ी जाति। कॉन्स्टिट्यूशन में जाति शब्द नहीं था, ये बात याद रखना, ठीक, ये बात बताया। अब क्या ये सिफारिश लागू हुई, तो कमेटी बनती रहती है, कमेटी बिगड़ती रहती है, कमेटी अपनी सिफारिश लागू होती रहती है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1990 में, इस बात को याद रखना, कि भारतीय जनता पार्टी, या फिर तुम ऐसे समझ लो गैर कांग्रेसियों ने पिछड़ी जातियों के लिए जितना काम किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो किसी की पार्टी हो, कभी किसी ने इतना काम नहीं किया। ये बात याद रखना कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी और एससी एसटी के लिए जितना काम किया है, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है, ना कभी करेगा। ठीक है ना, अब मैं दिखाता हूं कैसे, देखो ध्यान से। हर कुछ आर्गुमेंट के मैं तौर पर, हर कुछ प्रूफ के तौर पर मैं बात करूंगा, एक भी तर्क मैं ऐसा दूंगा ही नहीं जो मैं मेरी सिर्फ सिर्फ बातें रहेंगी। देखिए, तो सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार आई, और वहां पर क्या हुआ, तो 1990 में बीपी सिंह की सरकार बनी। इस बात को ध्यान से सुनना, 1990 में बीपी सिंह की सरकार बनी, और वीपी सिंह ने क्या किया, इस बात को मान्य कर दिया। यानी मंडल कमीशन ने जो बताया था कि 3743 ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी जाति हैं, जिनको बैकवर्ड क्लास कहा गया है, वो सिफारिश केवल सिफारिश ही रह जाती अगर बीपी सिंह इसको नहीं मानते। अब जो लोग विरोध करता रहता है भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं किसी का सपोर्टर अपोज नहीं करता हूं, आपको बार बार ये कहता हूं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आईएएस कभी किसी का सगा होता ही नहीं है। तो ठीक वैसे ही, तो 3743 जो जातियां हैं, वो 3743 जातियां पिछड़ी जातियां हैं। तो वीपी सिंह ने इस सिफारिश को मान लिया, यानी वीपी सिंह ने इस सिफारिश को माना, उन्होंने कहा कि हाँ, बैकवर्ड कास्ट ही बैकवर्ड क्लास का आधार है, और उन्होंने इसको 27% आरक्षण दे दिया, यानी 27% आरक्षण दे दिया। तो उस समय के सिस्टम में क्या था, और उस समय जब ये दिया गया,
तो बैकवर्ड जो क्लास है यानी जो बैकवर्ड कास्ट है उसकी भारत में जनसंख्या कितनी थी? 52% जनसंख्या थी। यानी ये बात कब की चल रही है? 1990 की बात चल रही है, वीपी सिंह की बात चल रही है कि उस समय जो भारत में बैकवर्ड कास्ट की यानी पिछड़ी जातियों की जो संख्या थी पूरा, वो पूरे भारत का 52% था, जहां वीपी सिंह की सरकार ने इसको मान्य कर दिया। इस बात को समझना, राजनीति कोई भी कर सकता है लेकिन वास्तव में जिसने काम किया है वो तो कहा ही जाएगा ना। तो आप इस बात को जान लो कि आरक्षण देने का क्रेज जो जाता है वो कांग्रेस को नहीं जाता है। कांग्रेस ने नहीं, आरक्षण किसने दिया था? वीपी सिंह की सरकार ने दिया था। कब? 1990 में 27% आरक्षण दिया था। और उस समय की जो व्यवस्था थी वो क्या थी? 15% आरक्षण, 7.5% आरक्षण और कितना? 27% आरक्षण। 15% आरक्षण एससी को, 7.5% आरक्षण एसटी को और 27% आरक्षण किसको था? ओबीसी को था। ये बात यहां तक समझ में आया होगा। यानी बीपी मंडल ने ये बताया कि यहाँ पर पिछड़ा जो क्लास है असल में उसका आधार पिछड़ा कास्ट है, जिसको गैर कांग्रेसी सरकार जब आई तो उन्होंने उससे 1990 में इसको बहाल कर दिया, इसको सही कर दिया कि ठीक है, और 27% आरक्षण दे दिया ओबीसी को, और यहाँ पर कुल आरक्षण इतना ही परसेंट बन गया। ये बात बनी बीपी सिंह के बाद। अब उसके बाद ऐसा इनको लगा कि ये तो 100% जीत जाएंगे, लेकिन ये जीते नहीं। क्यों? क्योंकि जितना भी जनरल कास्ट का लोग था वो इनसे नाराज हो गया। हमेशा ही ये बात याद रखना कि बीजेपी जब जब हारा है उसका रीजन ही सिर्फ और सिर्फ जनरल वाला है, और जीता भी है तो उसका रीजन भी वही रहा है। छोड़ो बहरहाल। तो 1990 में ये क्या हुआ कि इनकी सरकार गिर गई। जब इनकी सरकार गिरी तो 1991 में एक दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो यहां तक बात मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो 1990 में बीपी सिंह की सरकार के बाद जब 1991 में कांग्रेस की सरकार आती है, और कांग्रेस की सरकार में उस समय जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मतलब हेड थे, पीवी नरसिंह राव की सरकार जब आती है, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, पीवी नरसिंह राव की जब सरकार आती है तो पीवी नरसिंह राव ने भारत में पहली बार, याद रखना, आपको पता होगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ही ईडब्ल्यूएस दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। 1991 में पहली बार पीवी नरसिंह राव ने आरक्षण की सुविधा प्रदान किया, और वो जो आरक्षण की सुविधा प्रदान किया किस आधार पर दिया? उन्होंने कास्ट के आधार पर नहीं दिया, इकोनॉमिक के आधार पर दिया। यानी इन्होंने आर्थिक वर्ग से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया। इन्होंने किसको आरक्षण दिया? आर्थिक वर्ग से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है ना? पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया, वर्ग को आरक्षण दिया। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से सिनेरियो बताता हूं। 1953 में कमेटी बैठाई गई कि बैकवर्ड क्लास का मतलब क्या है, उसको सिफारिश को माना ही नहीं गया। 1989 में, मतलब इसको 79 बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, सेकंड कमीशन बैठा जिसको बीपी मंडल कमेटी कहते हैं, जिन्होंने बैकवर्ड क्लास को बैकवर्ड कास्ट बताया और 3743 जातियों को कहा कि पिछड़ी हुई हैं, जिसको पहली बार गैर कांग्रेसी कोई पार्टी है, जिस बीपी सिंह जिसके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, भैया ऐसे समझ लीजिए, 1990 में 27% आरक्षण इन्होंने दे दिया, और ओबीसी को मिल गया, अदर बैकवर्ड कास्ट को मिल गया 27% आरक्षण। किसने दिया? बीपी सिंह ने दिया, मुलायम सिंह यादव ने नहीं दिया था, देख लो। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि 1991 में पीवी नरसिंह राव ने क्या किया, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने आर्थिक वर्ग से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया। मेरा बिल्कुल कहने का मतलब ये नहीं है कि जनरल वालों को या आरक्षण मिला है। अब जी न्यूज या एबीपी न्यूज या एनडीटीवी को फॉलो करके तुम्हें गलत ही जानकारी मिलेगी। तो ये बोलता है कि वर्गों, ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है कि सामान्य को मिला आरक्षण। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाता है। ये वही अंजना या वही ये एंकर्स हैं जो ये बताते थे कि नई नोट आई है उसको हम 10 फीट नीचे से खोद कर निकाल लेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये लोग कुछ भी बोल सकता है, भारत का मीडिया कुछ भी बोल सकता है। तो मीडिया ने पहली बार ये बिल्कुल तहलका समझा दिया, अरे ये तो सामान्य वर्ग वालों को आरक्षण मिल गया है। इसका इन्होंने नाम दिया था ईबीएस, ईडब्ल्यूएस नहीं नाम दिया था, ईबीएस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, ऐसे तुम समझ लो। यानी आर्थिक वर्ग से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया। कब दिया गया? पहली बार भारत में 1991 में दिया गया। किसने दिया? पीवी नरसिंह राव ने दिया, और इसको इन्होंने नाम दिया है ईबीएस, यानी आर्थिक वर्ग से पिछड़ा वर्ग का लोग। इसका बिल्कुल मतलब नहीं था सामान्य वर्ग वाला लोग। यहां पर कोई एससी हो, टी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी कास्ट का इंसान हो, अगर वो आर्थिक वर्ग से पिछड़ा हुआ है तो वो इस आरक्षण का लाभ ले सकता है। आज भी वही स्थिति है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो लोग है, वहां ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सामान्य वाला आरक्षण ले सकता है। वहां वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल वाला हो, कोई वाला हो, वो आरक्षण ले सकता है। बस शर्त क्या होनी चाहिए?
वो इकोनॉमिकली वीकर होना चाहिए। ऐसे उस समय भी था, सामान्य वर्गों को आरक्षण कभी दिया ही नहीं गया, कभी दिया भी नहीं जाएगा, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1991 में पीवी नरसिंह राव ने ये कहा। अब जब इन्होंने आरक्षण दे दिया तो इनका केस गया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जो अभी भी केस है, मतलब उनका इंदिरा साहनी बनाम 2 जिनका केस गया, अभी भी केस चल रहा है। यहां तक मुझे लगता है कि आपको सिनेरियो समझ में आ रहा होगा कि भारत में रिजर्वेशन सिस्टम की क्या पूरा इतिहास था। ठीक है, तो हुआ क्या, ये बात समझ में मुझे लगता है इतना आया होगा आपको। यहां तक कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, एक बार कमेंट दिखाइए। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, क्लिक करिए एक बार चैट। हाँ, व्हाट इज, प्लीज डिफाइन, क्या डिफाइन करें? अच्छा, नो सर। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ लीजिए। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। बाकी और कोई डाउट है तो पूछिए, पहले डाउट पूछिए, अच्छा छोड़िए भाई, मुझे पता है कि अच्छा समझ में आ रहा है। एसटी वालों को कितना परसेंट? 7.5, एससी को 15, ओबीसी को 27%। और डाउट पूछिए। नो डाउट, नो डाउट। ठीक है सर, थोड़ा स्लो बोलें प्लीज, यार मुझे पढ़ाना ही सिखाने लग जा रहे हो। और कोई डाउट? डाउट नहीं है, ठीक है, हटाइए, डाउट नहीं है, अब ये सब ऐसे ही मैसेज करेगा। ठीक है, तो ये बात यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद इनका क्या क्वेश्चन है ये, 1953 में जो हुआ एक बार समझा दीजिए, क्या हुआ 1953 में? सर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, टाइप करके पूछेंगे, और कैसे पूछेंगे, टाइप करके पूछिए। 1953 में ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, पहला काका कालेलकर आयोग बनाया गया, वहां पे उनकी सिफारिश मानी नहीं गई, तो क्यों उसको तैयार करना? हाँ, वही कालेलकर कमेटी जो बनाई गई, उसका सिफारिश नहीं गया ना, उसके लिए कुछ काम ही नहीं हुआ, तो वो आपका कोई इशू ही नहीं है, किसी एग्जाम में नहीं आएगा। नहीं सर, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? अरे चिंतित मत हो, इसका मतलब मुझे आज तुम पहली बार आए हो, प्रभास सिंह, क्या नाम है इस लड़के का, ये पहली बार आया है, इसी वजह से तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। चिंता नहीं करो, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा इसका, प्रीवियस ईयर में आया होगा। चिंता नहीं करो, अभी सिर्फ पढ़ते जाओ बस, जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म होगा वैसे हम 100 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चिंता नहीं करो, अभी जो कहा जा रहा है सिर्फ उतना करिए बस, अपना दिमाग मत लगाइए। अब इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में ये केस गया, ठीक, हटा दीजिए। तो अब ये हमने समझ लिया कि 1991 में इन्होंने दे दिया, कांग्रेस वालों ने पहली बार आर्थिक वर्ग से जो भी पिछड़ा वर्ग लोग है उनको इन्होंने आरक्षण दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद अब ये बात इंदिरा साहनी को हजम नहीं हुई, तो इंदिरा साहनी ने केस कर दिया कि कैसे आरक्षण दे दिया आप लोगों ने, इतना आरक्षण दे देंगे तो गलत है। तो जो पहला केस गया कोर्ट में, और कोर्ट हैज डिसाइड व्हाट इज द एक्चुअल थिंग, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 में ये केस हुआ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में ये जो 1992 में इसका निर्णय आया, जो केस हुआ, अब ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस का आधार क्या था? इंदिरा साहनी क्या कहना चाहती थी? वो ये कहना चाहती थी कि आप हमको सिर्फ इतना बताइए कि 27% आरक्षण, 7.5% आरक्षण, 10% आरक्षण और 15% आरक्षण, अगर इतने आरक्षण को अगर आप जोड़ देते हैं, तो शायद आप जोड़ोगे तो शायद समथिंग एल्स में 59.5% शायद समथिंग आएगा। ठीक है ना, आज 8 साल से तो इतना ही आ रहा है, इतना ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में इन्होंने ये आधार दिया कि अरे जितना जनसंख्या नहीं है, हमको लगता है 100% आरक्षण ही दे दोगे क्या? तो इंदिरा साहनी ने केस कर दिया भारत संघ में, मतलब स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के खिलाफ इन्होंने कर दिया, भारत संघ के खिलाफ इन्होंने किया। अब 1992 में इन्होंने कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या क्या निर्णय सुनाया। उन्होंने निर्णय ये सुनाया कि देखिए, सबसे पहली बात कि रिजर्वेशन सिस्टम का जो आधार है वो कास्ट कहना बिल्कुल सही है। अब जब ये कोर्ट के सामने गया तो सिर्फ और सिर्फ यही नहीं गया कि कैसे 10% आरक्षण सामान्य को दे दिया गया, असल में कोर्ट के सामने ये डिसाइड करना बहुत जरूरी था, सर मैं बैकवर्ड क्लास का मतलब क्या है? कोई भी आयोग आकर के क्या कुछ भी मतलब बता करके चला जाएगा? तो कोर्ट हैज डिसाइडेड व्हाट इज द राइट और व्हाट इज रॉन्ग।
देखो, कोर्ट के बाहर जब तक कोई अपराधी अपराधी नहीं मान लिया जाता है, तब तक केवल मीडिया के कह देने से कुछ भी सही गलत नहीं होता है, या किसी जनता या किसी पार्टी के कह देने से कभी सही गलत नहीं होता है। कोर्ट हैज व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ये कोर्ट डिसाइड करता है कि सही है क्या है और गलत क्या है। और मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसने अपना पहला जो पॉइंट दिया, जो पहला अपना तर्क दिया, वो पहला अपना इन्होंने तर्क ये दिया कि सबसे पहली बात, मंडल आयोग ने जो ये 3743 जातियों को पिछड़ा वर्ग कहा, वो सही कहा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश रहा है जहां पे आर्थिक वर्ग से ज्यादा पिछड़ा होने से मूल्यवान हुआ लोग रहा है। मतलब क्या इसका मतलब ये रहा है कि यहाँ पहले सामाजिक विकास होना बहुत जरूरी है, और अगर सामाजिक विकास होगा तो आर्थिक विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। जैसे आज भी बहुत सारे ऐसे गांव में होता है कि जहां पर किसी भी लड़की को, अगर वो उसकी एज 25 साल हो गई है, लेकिन उसको रोड क्रॉस करके अगर उस पार जाना है, उसको भाई जो पकड़ कर लेकर के जाएगा। अब सोचो, वो खुद उसकी रक्षा करेगा तो वो उसकी रक्षा कर रही है, लेकिन मानसिकता ऐसी है। तो कहने का मतलब है कि धर्म आदि के आधार पर भारत जैसे देश में हम शोषण होता रहा है। तो यहाँ पर जो शोषण का आधार रहा है वो आर्थिक आधार से ज्यादा सामाजिक आधार रहा है। और अगर वो सामाजिक आधार रहा है तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भारत की जो जनसंख्या है वो धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेड की गई है। इतना एक्सप्लॉइटेड किया गया है कि इनको हम छू नहीं सकते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो 3743 जो जातियां हैं वो बिल्कुल सही हैं, वही पिछड़ी हुई हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ ने पहला निर्णय सुनाया, जस्टिस ने ये। दूसरा इन्होंने बात क्या किया कि ठीक है, जाति के आधार पर आरक्षण देना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इन्होंने निर्णय सुना, अब ये तुमको लिख लेना है कि पहला पॉइंट मैं यहां लिख दे रहा हूं, जाति के आधार पर ये जितना भी फिगर आउट करवाया जा रहा है, ये सब कथा नहीं चल रहा है, सबको नोट करना रहता है। अब जाति के आधार पर आरक्षण सही है, ठीक है ना? जाति के आधार पर आरक्षण सही। अब कोई ये मत कह देना कि सर जी लिखवा दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह देना, क्योंकि अगर मैं लिखवाने लगूंगा तो समझाने में ध्यान ही नहीं रहता है। तो जाति के आधार पर आरक्षण सही है, पहला निर्णय सुनाया कोर्ट ने। दूसरा निर्णय क्या सुनाया? दूसरा निर्णय ये सुनाया कि जो यहाँ पर आरक्षण का जो मैक्सिमम लिमिटेशन होना चाहिए, आरक्षण का मैक्सिमम लिमिटेशन का मतलब है अधिकतम जो उसकी सीमा होना चाहिए, वो अधिकतम सीमा उसकी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 50%। किसी विशेष प्रावधान में ही इसको तोड़ा जा सकता है। पहला निर्णय यह है कि जाति के आधार पर आरक्षण देना सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। दूसरा निर्णय इन्होंने सुनाया कि जो आरक्षण का मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए वो अधिकतम सीमा 50% ही होनी चाहिए। कभी कुछ दिन पहले 2019 में जब ये बात इन्होंने कहा था, मतलब उस एरा में जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ईडब्ल्यूएस दिया था, तो फिर से इंदिरा साहनी ने केस किया हुआ है। अभी फिर से इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 2 चल रहा है, और वहां भी इन्होंने केस दायर कर दिया है, क्योंकि उस समय जुडिशरी ने क्या कहा था कि मैक्सिमम लिमिटेशन आरक्षण का 50% होना चाहिए। तभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो आपको आरक्षण ईडब्ल्यूएस दिया हुआ है वो फाइनल नहीं है, वो आपका इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस में चल रहा है, उसका निर्णय आना है। और वो क्या है कि कैसे आपने सीमा किसी विशेष प्रावधान में ही सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। वो सीमा क्या है? यहाँ पर मैक्सिमम आरक्षण 50% दिया जाएगा, और जैसे ही ये निर्णय इन्होंने दिया कि 50% आरक्षण दिया जाएगा, तो जो भी ऐसे वर्गों को जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को जो आरक्षण दिया था कांग्रेस की सरकार ने 1991 में पहली बार, वो रद्द कर दिया गया। वो क्यों रद्द कर दिया गया? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम लिमिटेशन जा रही थी वो 50 के ऊपर जा रही थी, और अगर 50 के ऊपर जा रही थी तो जुडिशरी ने अपना निर्णय ही यही सुनाया। क्या निर्णय सुनाया? कि आरक्षण का जो मैक्सिमम लिमिटेशन है वो 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए तो सबसे पहली बात यह है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ लोग को जो आरक्षण दिया था कांग्रेस ने 1991 में, वो गलत है, वो मान्य नहीं है, अमान्य है, उसको अवैध घोषित कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। चौथा इन्होंने क्या सुनाया? अब ये निर्णय इन्होंने पहला निर्णय सुनाया, दूसरा निर्णय सुनाया, तीसरा निर्णय, चौथा निर्णय, कई निर्णय सुनाया, जिसमें कुछ जो जरूरी है 5 वही मैं लिखवा देता हूँ। चौथा निर्णय इन्होंने क्या सुनाया कि सबसे पहले एक बात आपको समझिए कि जाति के आधार पर हम दे तो रहे हैं आरक्षण। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना इस बात को। जुडिशरी कभी गलत नहीं करता है, मतलब जुडिशरी लगभग सही होता है। मतलब अगर भारत में मुझे अपने पर्टिकुलर मामले में अगर लगता है कि सिस्टम को कुछ सही कोई कर रहा है तो वो जुडिशरी ही है। नेता मंत्री किसी भी पार्टी पर मुझे कभी कोई भरोसा नहीं रहा है। क्यों? उसका कारण जब भी आप पॉलिटी सही से पढ़ लेंगे तो आपको भी नहीं रहेगा।
तो चौथा पॉइंट आप इस बात को समझिए कि आर्थिक रूप से जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको कांग्रेस ने जो आरक्षण दिया था, आरक्षण बंद। अब चौथा पॉइंट उन्होंने क्या बताया? चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत इन्होंने दिया। अब ये क्रीमी लेयर क्या है? इन्होंने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया और इन्होंने पांचवा पॉइंट ये कहा कि पदोन्नति में कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी अब ये मैं दोनों पॉइंट समझाता हूं। पदोन्नति पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, मतलब पदोन्नति में कोई आरक्षण आरक्षण नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ये 5 पॉइंट समझाया गया। पहले ये पांचों पॉइंट को समझिए। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में क्या निर्णय आया? पहला निर्णय कोर्ट ने सुनाया कि जाति के आधार पर आरक्षण सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण का मैक्सिमम लिमिटेशन 50% ही हो सकता है, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को कांग्रेस ने जो आरक्षण दिया था वो गलत था। अब ये क्रीमी लेयर का क्या सिद्धांत है? इसमें कौन बताएगा क्रीमी लेयर का क्या सिद्धांत है? जरा सा कमेंट करिए, जितना लोग मैसेज करता रहता है, क्रीमी लेयर का सिद्धांत क्या है? ऑन करिए जरा कमेंट, एक बार देखते हैं। हाँ मैसेज करिए एक बार, क्रीमी लेयर क्या है? व्हाट इज क्रीमी लेयर? क्रीमी लेयर का सिद्धांत बताइए, बताइए व्हाट इज क्रीमी लेयर? 8 लाख से ज्यादा इनकम, गलत। क्या लिखा है? प्रिया वर्मा गलत बता रही हैं। अमन, अमित, यही नाम है ना इनका, बड़े, ये भी गलत बता रहे हैं। और कोई बता ही नहीं रहा है, ठीक है। लगभग लोग नहीं बताएगा। अब मैसेज नहीं आएगा। नो सर, नहीं पता है। ये ईमानदार इंसान है जो इकोनॉमिकली बहुत ही बड़े होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, प्रज्ञा पांडे। अच्छा, प्रिया। प्रिया मुझे लगता है यूपीएससी बैच में है। हाँ, इन्होंने इन्होंने मुझसे पॉलिटी पढ़ा हुआ है। बाकी कोई सही नहीं बताया है। देखिए देखिए, तो एक दो लोग सही बताया है, एक दो लोग सही बताया है, बाकी कोई सही नहीं बताया है। देखिए, तो सबसे पहले हटा दीजिए। तो सबसे पहले ऐसे समझो कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है। क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि अब ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया इन्होंने। ये कहा कि जो भी लोग क्रीमी लेयर में आता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, सरकार कभी वो काम नहीं करती जो काम करना चाहिए। जो नहीं करेगा वो पटांग करता रहेगा, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करेगा। जुडिशरी ने यहां निर्णय सुनाया कि देखो ऐसा है कि तुम जाति के आधार पर आरक्षण तो दे रहे हो। जैसे मान लो कि कोई ओबीसी में आता है कोई भी इंसान, तुमने उसको आरक्षण दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर वो इंसान एक इकोनॉमिकली दृष्टिकोण से संपन्न इंसान है, मतलब कहने का है कि जो डेवलप्ड है, जिसको जरूरत ही नहीं है उसकी, अब उसका आधार इकोनॉमी है, उसका क्या आधार है, उसका क्या आधार बनना चाहिए, वो उन्होंने राज्य के ऊपर छोड़ दिया कि राज्य एक कमिटी बनाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि उस इंसान को जिसको आरक्षण की जरूरत नहीं है, मतलब कहने का है कि अदर बैकवर्ड कास्ट में आने वाला वो इंसान, अभी तुम अगर ये किसी भी कम्युनिस्ट से पूछोगे कि क्या आरक्षण की सुविधा जाति के आधार पर होनी चाहिए, तो ऊट पटांग बताने लगेगा। वो क्या बताने लगेगा? तुम जाकर के देखो आजकल जो भी छोटे छोटे जो चीजों में लोग रहता है उसमें ओबीसी वाला ही तो रहता है, उसमें कौन सा जनरल वाला रहता है। लेकिन इस बात को समझो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो तुम नहीं हो गया है ना, ऐसा तर्क देने लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कहा था कि उन इंसान को आरक्षण मत दो, नहीं तो आरक्षण का गलत उपयोग होगा। किसको आरक्षण मत दो? जो प्रभुत्व संपन्न हो गया। अब जिसके घर में एक आदमी गवर्नमेंट जॉब में आ गया, उसको आरक्षण देने से क्या मतलब भैया? इसका मतलब क्या है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत इंट्रोड्यूस किया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में जुडिशरी ने, और इस बात को बताया कि आप जाति के नाम पर आरक्षण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन जो इंसान क्रीमी लेयर में आ गया है, मतलब जो इंसान संपन्न हो चुका है, जिसको आरक्षण की जरूरत नहीं है, अब संपन्न कैसे हुआ है? तो उसके लिए आप एक कमेटी बनाइए, एक समिति बनाइए। वो समिति इस बात को रीड करेगा, उस समिति इस बात को समझेगा कि कौन है जो क्रीमी लेयर में आता है। और जब वो इस बात को समझेगा तो ओबीसी में आने वाले हर उस व्यक्ति को आरक्षण देना बंद कर देना चाहिए जो क्रीमी लेयर में है। अगर जो क्रीमी लेयर में है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब ये किसने निर्णय सुनाया? जुडिशरी ने। कितना अच्छा निर्णय है। अब सरकार को क्या चाहिए था? चाहे वो कांग्रेस की सरकार होती, चाहे वो बीजेपी की सरकार होती, उसको क्या चाहिए था? यहाँ पर एक ऐसा वो कमिटी बनाता और वो कमिटी बना करके इस बात का तय करता कि कौन कौन क्रीमी लेयर में है। लेकिन क्या किसी सरकार ने कभी कोई कमिटी बनाई? नहीं, कोई कमिटी नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि अगर वो कमिटी बनाएगा तो उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा, ओबीसी वाला उनको वोट ही नहीं देगा। आधा लोग को तो समझ ही नहीं पाएगा क्रीमी लेयर का मतलब ही क्या है।
यहाँ पे तो लोग मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम आ जाता है तो लोग ये सोचता है कि हमारी नागरिकता भी चली जाएगी, उसको समझ ही नहीं आता है, उसको समझाने वाला तो धर्म अनुयायी है, तो समझ में कैसे आएगा। तो इसलिए कभी किसी सरकार ने कोई कमेटी बनाई ही नहीं और ये जो निर्णय था इसको ऐसे रखा गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट में जुडिशरी ने अपना क्या निर्णय सुनाया, तो लास्ट पॉइंट में जुडिशरी ने निर्णय सुनाया कि पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर एक बार कोई भी सिलेक्शन ले लिया, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया, चाहे वो ओबीसी में है, चाहे वो एससी में है, चाहे वो एसटी में है, आरक्षण ले लिया, आरक्षण का लाभ लेकर के वो सिलेक्ट हो गया है, तो अभी उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मतलब अभी उसको रिजर्वेशन बंद। ये ऐसा इन्होंने बताया। लेकिन आपको पता ही है कि एससी और एसटी और ओबीसी के लिए राम बन करके कौन उत्पन्न है? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एक संशोधन कर डाला उन्होंने, और उन्होंने क्या संशोधन कर डाला उसको हम समझते हैं। पहले ये पांचों पॉइंट समझ में आया होगा मुझे लगता है, ये मैं मिटा देता हूं, एक बार पांचों पॉइंट में एक बार यहाँ से पढ़ देता हूं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में क्या हुआ कि जाति के आधार पर आरक्षण सही है, आरक्षण का मैक्सिमम जो लिमिटेशन होगा वो 50% होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्गों को कांग्रेस ने 1991 में पहली बार आरक्षण दिया था उसको रद्द कर दिया गया। चौथा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया इन्होंने, और उन्होंने बताया कि एक सरकार एक कमेटी बनाएगा, एक समिति बनाएगा जो ये तय करेगा कि जो लोग क्रीमी लेयर में हैं उनको उनको आरक्षण नहीं दिया जाए। और लास्ट में इन्होंने कहा कि पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। मतलब एक बार जो सिलेक्ट हो गया, जो एक बार क्या नाम है अच्छा हो गया, क्रीमी लेयर में आ गया, जो एक बार जिसको जॉब मिल चुका है, उसके पदोन्नति में मतलब क्या है, प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये बताया किसने? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में ये बात बताई गई। ये बात याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता ही है कि एक बार फिर से राम बन करके उतरने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और ये बात फिर से ये लोग तोड़ने वाले हैं। और ओबीसी और एससी एसटी वालों को, चूंकि ये लोग समाजवादी लोग हैं, पूरे समाज को लेकर के चलता है, तो ये लोग फिर से एक बार मदद करने के लिए आगे खड़े हो गए। और हुआ क्या, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, हुआ क्या कि 77वां संविधान संशोधन ही इन्होंने कर दिया। और 1995 में, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, 1995 में क्या हुआ, ध्यान सुनना। 1995 में क्या हुआ कि इन्होंने 77वां संविधान संशोधन कर दिया। संविधान संशोधन कर दिया। क्या संशोधन किया, अब बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। और 2000 में ये भी इन्हीं का गवर्नमेंट था, 81वां संविधान संशोधन कर डाला। अब ये दो संविधान संशोधन करके इन्होंने क्या चीज जोड़ा या क्या चीज इंट्रोड्यूस किया, वो बात ध्यान से सुनिए, ठीक। 77वां संविधान संशोधन 1995 में इन्होंने संशोधन किया। क्या संशोधन किया कि देखिए, सबसे पहले 77वां संविधान संशोधन क्या था, मतलब यहां तक तो बात समझ में आया, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ तक हो गया था मामला, 1992 तक मामला हो गया था। अब 1992 के बाद, उसके बाद 95, 55 नहीं है भाई, 95 है, ठीक है ना, इसको 55 नहीं समझ लेना। 1995 में 77वां संविधान संशोधन हुआ, और उस संशोधन में इन्होंने एससी और एसटी वालों को पहली बार, मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर से एक बार बीजेपी एससी और एसटी वालों के लिए ही किया है। इसलिए कभी भी आप चाय की दुकान पर बैठ करके ये मत बोलना कि ये सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है। इस बात को पहले समझो, पहले समझो तो कि सिस्टम क्या है। इसलिए किसी को सही गलत बोलने पे मत आ जाया करो कि कांग्रेस गलत किया है कि भाजपा गलत किया है। इस बात को समझो कि जो जहां गलत है वहां उसको गलत बोलना चाहिए, और जो जहां सही है वहां सही बोलना चाहिए। यही एक तार्किक विद्यार्थी होता है। तो 1995 में 77वां संविधान संशोधन हुआ, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि एससी और एसटी में आने वाला जितना भी लोग है उनको क्या किया, पदोन्नति में आरक्षण कर दिया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ ने, ये जुडिशरी ने निर्णय सुनाया था। क्या निर्णय सुनाया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने संविधान में ही संशोधन कर दिया और अनुच्छेद 16 क्लॉज 4A जोड़ा, और उसमें इन्होंने क्या प्रावधान किया कि कोई भी ऐसा वर्ग जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होता है उसको पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा, पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ 81वां संविधान संशोधन हुआ, और इस 81वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। अब क्या है ये कैरी फॉरवर्ड का प्रिंसिपल, वो समझते हैं, लेकिन पहले ऐसे समझो कि 1992 तक इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ तक आरक्षण था। ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, सामान्य वर्गों को कभी कोई आरक्षण नहीं मिला, आज भी नहीं मिला हुआ है। गलत है अगर आप ये समझते हैं कि ईडब्ल्यूएस का मतलब सामान्य होता है। तो 1995 में 77वां संविधान संशोधन हुआ, जहां पर क्या हुआ
कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4A जोड़ा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बात को बताया कि सुप्रीम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो लोग है वो क्या होगा, उसको पदोन्नति में आरक्षण दे देंगे हम। और 2000 में भी इन्होंने क्या कहा, एक कैरी फॉरवर्ड का लॉ दिया। क्या लॉ दिया उन्होंने? ये लॉ दिया कि अगर मान लो कि कोई भी ओबीसी वर्ग में है, एससी में है या एसटी में है, अगर मान लो कि 15% सीट उसकी थी और वो भर नहीं पाई, मेरी बात को ध्यान सुनना, 15% उसकी सीट आरक्षित थी और वो भर नहीं पाई, तो दोबारा जब एग्जाम होगा, ऐसे तुम समझो कि मान लो उत्तर प्रदेश पुलिस का ए और बी, एक बार एग्जाम 2000 में हो रहा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हो रही है और 2022 में अब दोबारा होगी, मैं एक बात कह रहा हूं, और यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड के लॉ के अनुसार 15%, 27% आरक्षण दिया जाना था ओबीसी को, और यहाँ पर वो सीट पूरी भर नहीं पाई, वो सीट किसी के लिए खाली चली गई, तो अगले बार क्या होगा, 2022 में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि वो सीट जो यहां बच गई थी वो वहां जुड़ करके आएगी, तो ये आरक्षण की सीमा जो पहले 27% थी, अब जितना यहां कम रह गई थी उतना जुड़ करके आएगी, मतलब वो आरक्षण दे दिया जाएगा। अगेन ये सब मामला किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने का है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस बात को ध्यान सुनना। इसका मतलब 1995 में 77वां संविधान संशोधन किया और एससी और एसटी को इन्होंने आरक्षण दे दिया, पदोन्नति में आरक्षण दे दिया। पहले तो आरक्षण था ही, आर्टिकल 16 में 15 में तो मिलता ही है, उनको आरक्षण है, शिक्षण संस्थान में आरक्षण है, लेकिन यहाँ पे आरक्षण पदोन्नति में नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भी उन्हें दिया। 2000 में 81वां संविधान संशोधन उन्होंने किया और कैरी फॉरवर्ड का लॉ दिया। अब क्या हुआ कि कुछ लोगों से ये देखा नहीं गया और जनरल सिंह केस और दो ऐसा केस आया जहां पर इन्होंने केस कर दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केस हो गया। एम नागराजन केस 2006 और जर्नैल सिंह केस 2018। वो केस में किसको किसको चैलेंज किया गया? इस 77वें संविधान संशोधन को चैलेंज कर दिया गया। आर्टिकल 16 4 क्लॉज ए को भी चैलेंज मार दिया गया कि यार इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ ने ये निर्णय जब सुना दिया है कि पदोन्नति में आरक्षण मत दो, तो तुम काहे पदोन्नति में आरक्षण दे दिए? तो ये चैलेंज मारा गया कहां? जर्नैल सिंह 2018 में। और एक मिनट, तो कोर्ट के सामने ये केस गया और वो जो केस गया एम नागराजन केस 2006, मतलब दो केस, एम नागराजन केस ठीक 2006 और जर्नैल सिंह केस, जनरल सिंह केस 2018 में किसके खिलाफ ये केस था? आर्टिकल नागराजन केस में किसके खिलाफ ये केस था? तो आंसर है 77वें संविधान संशोधन और आर्टिकल 16 क्लॉज 4A के अनुसार कि जब इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में निर्णय ये सुनाया जा चुका है कि पदोन्नति में, प्रमोशन में जब नहीं दिया जाएगा रिजर्वेशन, तो एससी और एसटी वालों को तुमने रिजर्वेशन कैसे दे दिया? तो नागराजन केस ने इस पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि देखो, पदोन्नति में जो आरक्षण दिया जाने वाला, ये बात हमेशा याद रखना कि भारतीय जनता पार्टी जब भी बहुमत में आया है या भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई भी निर्णय दिया है, तो उसमें हमेशा जो कोर्ट होता है वो थोड़ा सा झुका ही रहता है। अब छोड़िए, वो फिर कभी बताएंगे कब ऐसा क्यों ऐसा होता है, जब कभी हम चर्चा करेंगे, कभी यूपीएससी मेंस के लिए आप कभी पढ़ोगे तो वहां पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो एम नागराजन केस 2006 में क्या हुआ? 77वां संविधान संशोधन ये जो हुआ चैलेंज कर दिया गया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A को चैलेंज किया गया और इन्होंने ये जो पदोन्नति में आरक्षण है इसको वैध ठहरा दिया, सही ठहरा दिया कि सही है, पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन अगेन इन्होंने जर्नैल सिंह केस 2018 में एक निर्णय इन्होंने सुनाया जिसको क्रीमी लेयर कहते हैं, और इन्होंने ये कहा कि यार एससी और एसटी को भी क्रीमी लेयर में ले आने की कोशिश करो और ये एक समिति बनाओ कि हु इज दिस एक्चुअली पुअर पर्सन, कौन है जिसको वास्तव में जरूरत है, जिसको वास्तव में आरक्षण की जरूरत है। समिति एक बनाए राज्य और ये तय कि कौन क्रीमी लेयर में है। पदोन्नति में हम आरक्षण देंगे, लेकिन उसका आधार क्या होगा? उसका आधार ये होगा कि तुम ऐसे समझ लो, एम नागराजन केस में कोर्ट ने किस आधार पर निर्णय सुनाया? इस आधार पर निर्णय सुनाया कि मान लो कि एक कंपनी में 100 लोग रहता है और गलती से एक कोई एससी और एक कोई एसटी इंसान चला गया है, और अगर एक एससी और एक एसटी इंसान चला गया है तो यहाँ पर बचा 98 लोग क्या इनका सम्मान करेगा? नहीं। और अगर 98 लोग इनका सम्मान नहीं करेगा तो इनको पदोन्नति में आरक्षण दे दो। लेकिन अगर 100 लोग में 50 लोग एससी और एसटी का ही है या ओबीसी का है, ओबीसी का तो है ही नहीं, इसमें बात ही नहीं है, मतलब एससी और एसटी का है, तो आप उनको आरक्षण मत दो। ये किसने कहा था? एम नागराजन केस ने। लेकिन क्या भारत सरकार ने इसको माना? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कमेटी बनाया ही नहीं, समिति बनाया ही नहीं, और अगर समिति बनाया ही नहीं तो ये सब लॉ कुछ भी नहीं है। तो आज क्या सिस्टम चला रहा है? कोई समिति नहीं बनी,
और ये देखा ही नहीं गया कौन कौन क्रीमी लेयर में आता है, ये देखा ही नहीं गया कि पदोन्नति में एससी और एसटी में कौन कौन क्रीमी लेयर में आता है। तो आज क्या सुविधा है कि ओबीसी में वो इंसान या एससी एसटी में पदोन्नति में या आरक्षण में वो इंसान आगे जा रहा है जो आगे है। असल में जो जिसको मौका मिलना चाहिए था उसको मौका मिल ही नहीं पा रहा है, और ये सच है। ये सुधार करना होगा, ये सुधार बताना होगा। अब आप कभी किसी के सामने डिस्कस करोगे तो आपका जो डिस्कस होगा वो बहुत लॉजिकल डिस्कसन होगा, नहीं होगा। वहां पर उसको तर्क दे सकते हो, क्या तर्क है, समिति बना, समझ में आया। समिति बनाएंगे तो क्या होगा कि वास्तव में उस एससी और एसटी या ओबीसी मेंबर को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा जिसको उसकी जरूरत है। आज क्या है, आज यही है कि जिसको एक बार लाभ मिल गया उसको लाभ हमेशा मिलता चला जा रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कमिटी कभी किसी सरकार ने बनाने की कोशिश की ही नहीं, ठीक है ना। अब लास्ट में आता है कि आपको जो रिफॉर्म किया गया, मतलब 103वां संविधान संशोधन 2009 में ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिया गया वो किस आधार पर दिया गया वो मैं समझा देता हूं। उसके बाद आपका आर्टिकल 16 खत्म हो जाएगा और आरक्षण व्यवस्था आपकी पूरी तरह से समझ जाएंगे आप। अगर आप समझ पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप भारत की किसी भी किताब में इतना सिस्टमेटिक ढंग से नहीं देखेंगे, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो 2019 में 103 संविधान संशोधन हुआ, इसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है, आज तक हैं। और इन्होंने एक बार फिर से ईडब्ल्यूएस दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब जब इन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दिया तो एक बात मैं तुमको बताऊं कि आज के समय में अगर भारतीय जनता को किसी से बचने की जरूरत है तो भारतीय मीडिया से बचने की जरूरत है। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं होता, किसी कीमत पर नहीं होता है। अब जो ये चुटपुटिया टाइप जितना भी, मतलब मैं बात कर रहा हूं कि यूट्यूब पर जितना भी लोग है कि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण आ गया, जो रहते जिनको कुछ पता है ही नहीं, मजाकिया वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य वर्ग का आरक्षण इसमें है ही नहीं। ईडब्ल्यूएस का मतलब सामान्य वर्ग होता ही नहीं। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक वर्ग रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है। क्या सर जी इसमें एससी वाला आ सकता है? हाँ, इसमें हर कोई आ सकता है। कौन आ सकता है? जो आर्थिक वर्ग से पिछड़ा है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है सामान्य वर्ग से। अब मैं नाम नहीं लूंगा, जितना भी न्यूज चैनल बिका हुआ है सरकार को, आपको पता ही है, मतलब छोड़िए, वो लोग बोलता क्या है कि सामान्य वर्ग को आरक्षण आ गया, न्यूज पेपर में भी निकल आएगा। वो लोग को सहूर है नहीं न्यूज छापने का, कुछ भी न्यूज छाप देंगे कि आर्थिक वर्ग से आरक्षण आ गया। आप द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस ऐसे रिलायबल न्यूज में कभी देखेंगे ही नहीं। यानी ईडब्ल्यूएस का मतलब ये है ही नहीं सामान्य वर्ग का आरक्षण। 103 संविधान संशोधन में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने क्या कहा कि आर्थिक रूप से जो भी वर्ग पिछड़ा हुआ है उन पिछड़े वर्ग को अधिकतम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैक्सिमम, मतलब कंपलसरी, यानी अधिकतम 10% का आरक्षण दिया जाएगा। मतलब ऐसा वो वर्ग जो आर्थिक वर्ग से पिछड़ा हुआ है उसको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और एक बार फिर से इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस भारत में कोर्ट में चल रहा है, और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस बनाम भारत संघ 2 फिर से चल रहा है। और आधार वही है कि कैसे आपका ये 50% की व्यवस्था को क्रॉस कर गया। नहीं क्रॉस करना चाहिए, और जुडिशरी अपना कभी भी निर्णय सुना सकता है। तो शुरू से लेकर के आज तक की रिजर्वेशन यही है सिस्टम। अब आपको करना क्या है कि आपको बस जाके नेट पे देख लेना है कि कौन कौन ईडब्ल्यूएस में आता है, बस, और कुछ नहीं। तो शुरू से लेकर के आज तक का जो रिजर्वेशन सिस्टम था वो यही था, और इसी के आधार पर हमको रिजर्वेशन दिया जाता है। इसी के आधार पर एससी को रिजर्वेशन है, इसी के आधार पर एसटी को और ओबीसी को रिजर्वेशन है। तो अगर आज मैं इंट्रोड्यूस करूं कि भारत सरकार में किसको और कितना प्रतिशत रिजर्वेशन प्राप्त है आज तक, जब तक ये मामला आ नहीं जाता आपके सामने, जब तक ये निर्णय नहीं सुना दिया जाता इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ द्वितीय का, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि भारत में ओबीसी को 27% आरक्षण है, एससी को, एसटी को 7.5, एससी को 10-15% आरक्षण है, और आपका ईडब्ल्यूएस को कितना परसेंट आरक्षण है? इसका बिल्कुल मतलब सामान्य नहीं होता, याद रखना, ठीक है ना। 10% आरक्षण है। अब इस बात को समझो, ओबीसी 27%, एसटी इतना परसेंट, एससी इतना परसेंट, प्लस क्या है, क्या यहाँ पे क्रीमी लेयर का सिद्धांत है? सिद्धांत तो है, लेकिन क्या वो फॉलो होता है? नहीं, वो फॉलो नहीं होता है। ये बात को समझ लो। तो अगर हमको कंक्लूजन देना हुआ, किसी के सामने कंक्लूजन देना हुआ, तो क्या जाति के आधार पर आरक्षण देना चाहिए? तो बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन क्या क्रीमी लेयर के सिद्धांत के बिना आरक्षण देना चाहिए? तो वो आरक्षण एक अभिशाप है और कुछ नहीं है। रीढ़ टूट जाएगी आगे आने वाले विद्यार्थियों की
जब अगर ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत के लिए समिति नहीं बनाई गई, इस बात को समझो। तो कहने का मतलब क्या है कि ओबीसी 27%, एसटी इतना परसेंट, एससी इतना परसेंट, ईडब्ल्यूएस इतना परसेंट, क्रीमी लेयर का सिद्धांत अभी फॉलो अप नहीं हुआ है। तो यही है भारत की आज से शुरू से लेकर के आरक्षण व्यवस्था। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 16। अभी कोई भी डाउट ले पूछ लो, फिर हम चलते हैं आर्टिकल 17 पर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। क्या लिखा हुआ है सर? चाय की दुकान पर नहीं बैठते हैं, बहुत बढ़िया। मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा था भैया, मतलब होता नहीं कुछ लोग कि 2 घंटा बिता देगा, उसको पता नहीं रहेगा, एग्जाम को बता देगा। आप नहीं बैठते हैं मुझे पता है। क्या लिखा है सर? रिजर्वेशन की शुरुआत, भैया मैंने आपको क्या बताया, एससी और एसटी को शुरू से ही आर्टिकल 15 के तहत हुआ था। मंडल कमीशन को पहली बार जब माना गया तो वहीं से ओबीसी को रिजर्वेशन की शुरुआत की गई। इसके पहले कोई डाउट है तो पूछिए पहले। अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछिए, नहीं डाउट है तो क्लियर एक बार लिखिए, फिर हम आर्टिकल 17 पर चलें। अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। यू हैव एनी डाउट? पूछिए कोई डाउट हो तो। डाउट नहीं है तो एक बार नो डाउट लिख दीजिए, क्लियर है सर। ठीक है प्रभात सिंह, प्रशांत सिंह, बहुत ही अच्छे विद्यार्थी आप लग रहे हैं। कंचन लता, क्या लिखा हुआ है इसमें? कंप्लीट का अर्थ क्या, मतलब समझ नहीं आया। क्रीमी लेयर का अर्थ, क्रीमी लेयर का अर्थ समिति बनाएगी तो उस पर डिस्कशन देगी, लेकिन आज तक इतना ही है कि जो इंसान इकोनॉमिकली संपन्न है उसको क्रीमी लेयर कहा जाएगा। सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए, बहुत बढ़िया बात है। ये आपकी महानता है कि आप अच्छे से समझे। ये सब शुरू शुरू में अच्छा लगता था भैया, जब शुरू में पढ़ाना शुरू किए थे। लेकिन आपके लिए इस कमेंट के लिए बहुत धन्यवाद। दीपशिखा पांडे जी, वर्षा सिंह क्लियर, वंदना सरोज नो डाउट, अंकिता गुप्ता क्लियर सर, गजब सर, कौन लिखा है? शिखा शर्मा, धन्यवाद भैया। गजब कुछ नहीं है, गजब आप लोग हैं। पहले नहीं समझ आता था, इतनी बार पढ़े आज समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप समझ गई इसके लिए। खुशबू श्रीवास्तव, क्लियर है सर, ठीक है। तो 5 ही मिनट बचा हुआ है, तो आर्टिकल 17 उसमें हो नहीं पाएगा, या फिर एक बार कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ लो। आर्टिकल 17 इतना बड़ा नहीं है, आर्टिकल 17, 18 और 22 तक हम लोग एक दिन में खत्म कर लेंगे, चिंता मत करो। क्लियर हो गया है सर, ओके। पहले नहीं समझ आता था, अच्छा ये पुराना ही है। समझ में आ गया सर, धन्यवाद। क्या सीमा संविधान संशोधन क्या